ठीक है, किसी काम को आप लोग क्या लेते हो? पॉजिटिवली। इसीलिए कई बार हायर अथॉरिटी, हायर डिग्निटरीज या अच्छे बड़े पोस्टों पे बैठे लोग जिन पे आप भरोसा करते हो, वो लोग क्या करते हैं? इन चीजों को अप्रेज करते हैं। तो आप अकाउंट में अपने जो सेविंग घर पे रखे हुए हैं उसे ले जाके अकाउंट में जमा करते हैं। तो इसका जो कॉस्ट लगता था, कॉस्ट कौन बियर? सरकार काफी हद तक फंडिंग और रिलायबिलिटी टैक्स में कुछ छूट, बैंकों के ऑपरेशन में, ये सब काम करती है। आरबीआई भी कुछ हेल्प करती है यहां पे। ठीक है, एक दो टॉपिक है, एक है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और बीमा सेक्टर। आज बीमा सेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सस्टेनेबल गोल पढ़ लेंगे। फिर एक टॉपिक आएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये नहीं बताए हैं, समावेशी विकास। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बार एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है ये भी। ठीक है, ये कवर करा देंगे। आज हम लोग बीमा सेक्टर पे फोकस करते हैं। उसके बाद फिर सेकेंडरी मार्केट पे चलेंगे, तो वहां इंडस्ट्री, सेकेंडरी मार्केट और कराधान सब कवर कर लेंगे। उसके बाद इकोनॉमी हो जाएगी। मेजर टॉपिक आपके लगभग कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे, टाइम रहेगा तो कुछ करंट के जो टॉपिक होंगे उसको कुछ अपना कवर करा देंगे, या डिस्कशन डिबेट से करा देंगे। आप लोग अगले कल के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ई रूपी और सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी, इन तीनों के बारे में पढ़ के आइए और 5-5 पॉइंट लिख के आइए। कल टेस्ट है तो यार 15 मिनट का टेस्ट है, 15-20 मिनट का टेस्ट से क्या लेना देना तुम्हें? और एक टॉपिक नियो बैंक, नियो बैंक, ये करंट से हैं सब, इसलिए बता दे रहे हैं। पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, कल के टेस्ट में हो सकता है एक आध क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। क्या टेस्ट का नाम सुनते ही अच्छा ठीक है। ई रूपी, सीबीडीसी, सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, क्रिप्टो करेंसी और नियो बैंक। सीबीडीसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, दिया है पूरा वो, लेकिन इंग्लिश में है वो, तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा हिंदी में भी। सीबीडीसी फुल फॉर्म उनके ऐसे ही है, ये इंग्लिश में ही है, एक्रोनाइम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो किसी भी टॉपिक के बारे में क्या पढ़ना पड़ता है? पहले ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, उसके बाद इसे कौन इशू करता है, ठीक है, और रेगुलेट कौन करता है, अगर ये सब चीजें हैं इस तरह की। उसके बाद इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, कहाँ पे इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, और कैसे ये वर्क करेगी, और इसको लाया क्यों जा रहा है। इतने क्वेश्चन अगर आप कवर करते हैं किसी टॉपिक पे, तो आपको उस टॉपिक पे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हैं। 3-4 पॉइंट है बस, किसी भी टॉपिक के 3-4 पॉइंट, इतने आसान तो हैं, और ये हर सब्जेक्ट पे लागू है, ये भी बता दे रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे लागू है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्या? नहीं पूछ सकता ना। आपने एक टॉपिक के सारे प्रोस्पेक्टिव कवर कर लिए, अब पूछे यूपीएससी चाहे लिखवाए, चाहे यूपीपीसीएस लिखवाए, चाहे प्रीलिम्स में पूछे, आपके पास सारे डाटा हैं।
क्या हुआ? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, और साथ में प्रॉज कॉन्स लिख लो। लिमिटेशंस और प्रॉज कॉन्स, प्रॉज कॉन्स में लिखने पे लिमिटेशंस वैसे ही आ जाता है। लिमिटेशन आप पीडीएफ नहीं मिला, इनसे बोलो अच्छे अच्छे पॉइंट लिखा इन्होंने। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हिंदी में बीमा कहते हैं ना। इंश्योरेंस टर्म सबने सुना है, किस लिए है? कुछ आ रहा दिमाग में? सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। यस, आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए, आपको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये। किससे? जोखिम से। चाहे ये आपके लाइफ का हो, लाइफ इंश्योरेंस, या नॉन लाइफ सेक्टर का हो। मतलब आपने कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी बीमा होता है ना। एग्रीकल्चर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोटर व्हीकल का बीमा होता है ना। आपका मेडिकल बीमा हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपके जीवन का, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इस तरह की क्या करता है ये इंश्योरेंस? का मतलब ये हुआ आपकी को सुरक्षा प्रदान करना। किससे? खतरों से, रिस्क से। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा ये। बिजनेस में जब आपका प्रोटेक्शन रहेगा, कहीं पे मान लिया कहीं लॉसेज हो जाता है, बिजनेस कर रहे हैं या कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका इंश्योर है और अपनी तरफ से पूरा कुछ एक्सीडेंटल चीजें हो जाती हैं, तो आप कम से कम ये रहोगे निश्चिंत कि चलो इसका हम इन बीमा करा रखें तो इसके पैसे हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए इंश्योरेंस क्या कहलाएगा? एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का उपकरण, यही कहलाएगा ना। और ये कौन कौन से सेक्टर में हो रहा है? दो सेक्टर, एक लाइफ सेक्टर और एक नॉन लाइफ सेक्टर में। दो सेक्टर के हैं, दोनों सेक्टर मैंने बताया आपको। एक आपका लाइफ वाला, अपनी हेल्थ, अपने लाइफ को लेके जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, LIC इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये हो गए। तो अब इसमें अपना डेवलपमेंट कब से होना चालू हुआ अपने कंट्री में? पहले 1818 में एक आया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, 1818 में, ब्रिटिश टाइम पे। ठीक है, अब इसके हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट। आपने इसकी मीनिंग तो पढ़ ली, मीनिंग तो जान ली ना, क्या है? प्रोटेक्टिव कवर। किससे? रिस्क से। आने वाले लाइफ में रिस्क किस टाइप के हैं? लाइफ हो या नॉन लाइफ सेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया इंश्योरेंस। अब इसके आते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट पे। कुछ हिस्ट्री जाननी पड़ेगी ना इसकी, कब से हमारे यहां डेवलपमेंट चल रहा है इसका पता करना पड़ेगा ना। तो लिखो पहले 1818, सीरीज वाइज वो डेट और टाइम लिखते जाओ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ब्रिटिश टाइम पे आई। कहां पे? कलकत्ता में, और यूरोपियन द्वारा स्टार्ट की गई। कलकत्ता में इसका ऑफिस खुला
अभी कोलकाता है, पहले कलकत्ता था ना ये, अभी कोलकाता। दूसरा 1870, अगला लिखना 1870, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, पहली स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस। इस सबके नाम है ये, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आप लोग इसकी हिंदी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे हिंदी मत पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी हिंदी एक्चुअली सबके नाम आप जो होते हैं ना, वो नाम ऐसे ही याद कर रखिए। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस पहली स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, पहली स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और बॉम्बे नाम लिखा है, कहां पे स्टार्ट होगी? बॉम्बे में। अभी उसका नाम है मुंबई। बॉम्बे का नाम मुंबई क्यों पड़ा पता है? नहीं पता? वहां एक देवी जी हैं, मुंब्रा देवी। आई मतलब वहां माता होता है, वहां माता होता है, और मुंब्रा देवी, मुंबई। और 91-92 में हमारी समझ से इसका नाम चेंज हुआ है। 98 या 99 से कुछ चेंज हुआ, 92 या 93 में बॉम्बे से। अगला 1912 में पहली बार इसे सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। 1912 में इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 के द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर को इंडियन लाइफ एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस, एश्योर नहीं होता, हम एश्योर कर रहे हैं आपको, ये काम हो जाएगा आपको। एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 क्या किया गया था ना पहली बार? सांविधिक निकाय मतलब फर्स्ट स्टैच्यूरी बॉडी बनाया गया था, स्टैच्यूरी। क्या सांविधिक निकाय बनाया गया ना इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। उस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई लीगल बेसिस देना पड़ेगा ना सरकार को। 1912 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वही उसी ने ले आया। और ये क्यों ले आया था इसको? यूएसए में डिप्रेशन आया था उस समय, यूएसए में। अब डिप्रेशन आया था, आप लोगों को एक टर्म उस समय था, एक 1929 में डिप्रेशन आया था वर्ल्ड में। पहले वर्ल्ड सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, एडम स्मिथ के फिलॉसफी पे चल रही थी। एडम स्मिथ ने फार्मूला दिया था कि मार्केट पूरी तरह ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ये हिस्ट्री सुन लो, इस पे एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी सब कुछ किस पे चल रहा था? मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे पूरी तरह, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। बीच में हुआ वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार 1 हुआ तो काफी तहस नहस हुआ, चारों तरफ मार्केट डिस्ट्रॉय हुई, डिमांड और सप्लाई में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ठीक है। और कई जगह बंदिशें लगी, कई लोगों पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे, इस तरह की घटनाएं हुई। तो आगे चल के इसका इंपैक्ट फिर दिखता है 1929 में। धीरे धीरे इकोनॉमी डिटेरियोरेट होकर 1929 में जाके ग्रेट डिप्रेशन आता है। मतलब सब जगह की कैपिटलिस्ट इकोनॉमियां पूरी तरह से फेल हो गई। तब उस समय एक इकोनॉमिस्ट कीनीज आते हैं, कीनीज, जॉन कीनीज नाम है हमारी समझ से, कीनीज कहते हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा, उनका सलूशन ये आया कि आप मार्केट को तो ओपन छोड़िए, लेकिन कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने हाथ में भी रखे, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सोशल वेलफेयर सेक्टर, इन सब पे सरकार भी खर्चा करे, इन्वेस्ट करे, जिससे कम से कम लोग डिमांड लायक
क्रिएट करने लायक बने रहें। तो कीनीज का मॉडल ये था कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए, एक लिमिट तक, पूरी तरह नहीं, कुछ सेक्टर्स को। इसलिए कीनीज मॉडल फिर आगे से चला। तो कई कंट्रियों में देखोगे कि इंश्योरेंस हेल्थ को गवर्नमेंट बियर करती है, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को गवर्नमेंट काफी सब्सिडाइज करती है उस डिप्रेशन के बाद। तो आपको क्या लगा, इकोनॉमी एक साइकिल है और इसकी पॉलिसियां ऑलवेज चेंज होती रहती हैं, चेंज होती रहती है ना। तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? सिनुसॉइडल साइकिल आपको पता ही है, बिजनेस साइकिल आप लोगों ने पढ़ी थी ना, बिजनेस साइकिल यही थी ना, यही पढ़ी थी ना। तो ये इकोनॉमिक साइकिल भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है और आपकी जिंदगी की साइकिल भी यही है कि नहीं? रोज एक तरह से चलती है क्या? पूरी जिंदगी एक तरह से नहीं चलेगी ना, ऐसे सिंगल लाइन, ऐसे ही तो चलेगी, उतार चढ़ाव ना। इवन डेली लाइफ में आपके हफ्ते भर पता चलता है आप पीक में बहुत खुश होते हैं, अगले दिन यहां पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग यहां तक पहुंचने लगते हैं तो समस्या हो जाती है, पता चला वो अपनी नस काटने लगते हैं। फिर तो लोगों को ज्यादातर ट्राई किया जाता है यहीं तक रहो, वापस रिकवरी होने लगो यहां से ना। आपको यह समझना पड़ेगा जो भी चीजें आपके पास आ रही वो टेम्परेरी हैं। आज है ठीक है, कोई बात नहीं, आज लग रहा है ऐसा, कल को सही लगेगा, बस वर्क करते रहो। यही चीज इकोनॉमी में भी हो रही है। इकोनॉमी में जो साइकिल चल रही है ऐसे आ रही है, ऐसे चल रही है। अब कंडीशन डिप्रेशन की यहां पे आती है ना, जब सारी कंपनियां सब डूब गई। अब हमको इस चीज को यहां से यहां जाने के लिए यही इंश्योरेंस सेक्टर इन सबको चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। फिर कि अगर कोई कंपनी डूब रही है, फेल हो रही है हर जगह, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ दूसरी कंपनियां आके इनको प्रोटेक्ट कर लें। और इंश्योरेंस है क्या? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपका बॉन्ड है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उधार लेने का यंत्र है। कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही तो करती है, आपसे प्रीमियम लेती है और आपका कुछ आएगा तो हम आपको देंगे, नहीं होगा बढ़िया हम पैसे कमाएंगे। और आपने अपने खतरों से निजात पा लिया, अपना खतरा जो साइकोलॉजिकल या आगे आने वाला कोई खतरा होता भी है तो आपको वो कंपनी शेयर कर देगी, क्योंकि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है ना। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही होता है ना इंश्योरेंस। तो वो आपके साथ शेयर होने की वजह से आपका ये जो सिस्टम आएगा यहां आप बच जाएंगे। अब फसल बीमा योजना जो चलाई गई, फसल बीमा योजना से क्या होगा? किसानों की जो आत्महत्याओं की टेंडेंसी बढ़ रही थी, फसलें नुकसान हो रही थी, उसकी वजह से यहां वाली कंडीशन नहीं आएगी ना, यहीं से कंडीशन वापस रिकवर कर जाएगी ना, कि यहां से फॉल आउट करना चालू हुआ लेकिन इससे नीचे नहीं जाने देंगे, यहीं से वापस रिकवरी करा देंगे। या लोन माफी, अगर लग रहा कोई सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सरकार वहां इंटरवीन करके फंड कर दे, फंड पैसे दे देना। मेन सब प्रॉब्लम तो पैसे की है ना हर जगह, तो फंड कर देगी तो वापस रिकवरी हो जाएगी, सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वर्क करेगी। यही कीनीज ने कहा कि आप यहां मत जाने दीजिए, कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट रेगुलेट करती रहे, समझे? ये कीनीज ने कहा। और यहां पे अब डिप्रेशन की वजह से क्यों आया इंश्योरेंस? जिससे ये लोग यहां ना पहुंचे, यहीं से थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाए, रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए, डिप्रेशन कंडीशन ना आने पाए। अब इंश्योरेंस सेक्टर के और फायदे, सरकार को जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जब आप बीमार पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी ने फंड कर दिया, तो सरकार को हेल्थ सेक्टर पे खर्चा कम हो जाएगा, तो आपका राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा ना। या किसी और सेक्टर को, अगर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को लोगों ने इंश्योरेंस दे दिया तो वहां गवर्नमेंट को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, लोन पे सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, तो यहां सब गवर्नमेंट को अपने खर्चे बच जाएंगे, किसी और डायरेक्शन में वो खर्चा कर सकेगी जिस जहां पे जॉब क्रिएट हो, जो और इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां जरूरत होगी सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऐसे ऐसे बहुत से डायरेक्शंस में
फायदे होंगे। ये अभी आगे और बताते रहेंगे, ठीक है। अभी इस हिस्ट्री लिखो। उन्नीस सौ 38 लिखो। 1938 रहने दो, 1956 लिखो डायरेक्ट। लिख लिया तो लिख लो फिर। वही इंश्योरेंस एक्ट जो था उसमें 1938 में अमेंड किया गया, एक टफर रेगुलेटरी प्रोविजन बनाया गया। कई एक्ट एक्चुअली में जो बिखरे पड़े थे ना, सबका एक साथ मिक्स कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया 1938 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा था। अगला लिखो 1956। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को राष्ट्रीयकृत कर किया गया। LIC इंडिया भी बनी 1956 में। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 1990 तक LIC की मोनोपोली रही है। जैसे पहले BSNL रूल करता था टेलीकॉम सेक्टर में, प्रसार भारती रूल करती थी टीवी सेक्टर में, टेलीविजन में। 1990 तक लगभग मोनोपोली थी। 1993 में RN मल्होत्रा कमेटी आई। RN मल्होत्रा कमेटी आई 93 में, 1993। RN, N फॉर नागपुर। RN मल्होत्रा कमेटी आई। इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म को प्रपोज किया, मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया जाए। प्राइवेट सेक्टर भी एक्चुअली में रिफॉर्म को प्रमोट किया, रिफॉर्म करने के लिए बात कही, इसमें सुधार करने की बात कही, इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार को सुझाव दिया, सुधार का। अब 1999 में RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे, RN मल्होत्रा कमेटी के सुझाव पे IRDA का नाम किसने किसने सुना है? IRDA सुना है ना? IRDA आया, IRDA 2000 में इसका गठन हुआ, 1999 में बनना चालू हुआ और एक्ट के तहत 2000 से इसका 2000 में इसको सांविधिक निकाय बना दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी, IRDA कहते हैं इसको। ये क्या करता है, जैसे RBI बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? IRDA, IRDA। देखते नहीं हो उसमें, टीवी में नहीं आता बार बार, आपके इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA प्रोटेक्ट करता है, आता नहीं बार बार न्यूज। IRDA का ऐड नहीं देखा तुम लोगों ने? नेशनल टीवी नहीं देखा किसी ने आज तक? नेशनल टीवी किसने किसने देखा आज तक? तुम लोगों की एज में एक्चुअली नेशनल टीवी का दौर खत्म हो चुका था ना। नेशनल टीवी का कौन सा सीरियल देखे हो यार? शक्तिमान वाली एज में तुम लोग कहाँ थे यार? वो तो हम 6 से 7 में पढ़ते थे यार। उस समय मैं 10 साल का था, तुम लोग कितने बड़े हैं? हाँ, जूनियर जी भी आता था, कैप्टन व्योम है, रंगोली तो अभी भी आता होगा हैं?
हाँ, तो ये सब चीजें मतलब तुम, अच्छा बाद में भी शक्तिमान आता था क्या? अच्छा, पहले सैटरडे आता था, ट्यूसडे आता था, फिर सैटरडे आता था, फिर बाद में संडे आने लगा शक्तिमान। हम लोगों के टाइम पे आता था सैटरडे 11 बजे। नहीं, कई बार हमने स्कूल छोड़ के देखा था तो पिटाई हुई है ना। है? हाँ, होता था बहुत ज्यादा, गोल गोल घूमते थे, गिर जाते थे। नहीं, हमने भी प्रैक्टिस की हुई है। ऐसा नहीं, हमने भी प्रैक्टिस की हुई है, गोल गोल घूमने से उड़ जाएंगे। लेकिन ये बहुत पहले आता था भाई, हम सोच रहे कि तुम लोग कहाँ से देख लिए। अच्छा, देखे बाद में। फिर बाद में वो जब गोल गोल घूमने वाली घटनाएं ज्यादा हुई तो छोटी मगर मोटी बातें बताने लगा, लास्ट में समझाता था। ठीक है, आईआरडीए के बारे में हो गया। अगला लिखो, 2000 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी का गठन किया गया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी इसको राष्ट्रीय री इंश्योरर मतलब पुनर्बीमाकर्ता, री इंश्योरर मतलब पुनर्बीमाकर्ता बनाया गया। आईआरडीए का फुल फॉर्म पता है ना? है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विनियामक एंड विकास प्राधिकरण है। आईआरडीए का फुल फॉर्म है। 2000 में आया ना, ये लिखने को आता है कब आया था, 2000 एक्चुअली में याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, एक नोट लिख लेना, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी 49% ही एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। इंश्योरेंस सेक्टर में 49% ही एफडीआई अलाउड है, परमिसिबल है या अनुमति प्रदान की गई है। 49% स्वचालित रूट रास्ते से, 49% स्वचालित रास्ते से एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आएंगे। अब इंपॉर्टेंस में क्या होगा? पहला, सेविंग को मोबिलाइज करना, जो आपका बचत है उसको फाइनेंशियल मार्केट में ले आना। जैसे आपको इंश्योरेंस जमा करें, आप इंश्योरेंस कोई खरीदेंगे तो आप प्रीमियम उसका भरेंगे, तो आपके पास जो सेविंग होगी वो इकोनॉमी के मार्केट में, बाजार में आ जाएगी ना। और वो इंश्योरेंस क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं?
क्या इम्पोर्टेंस का पहला बता दे रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में दो लोग होते हैं, एक होता है इंश्योरर और दूसरा होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर हो गया जो इंश्योरेंस बेचता है, जैसे LIC क्या है, इंश्योरर। इंश्योरर को हिंदी में कहते हैं बीमा करता। ठीक है, ये कंपनी कौन सी है, जो इंश्योरेंस बेच रही है। ये इंश्योरर आपको इंश्योरेंस दे रही है। इंश्योर्ड आप इंश्योर्ड हो रहे हैं, बीमा आप खरीद रहे हैं, बीमा धारक हो गए आप। बीमा करता और बीमा धारक, बीमा धारक कौन हो गया, इंश्योर्ड हो गया। ठीक है, क्या क्या चीज, ये बीमा करता हो गया और ये बीमा धारक हो गया, बस यही है ना। इंश्योर LIC जैसे हो गया, AGCIL हो गया, GIC हो गया, ये सब क्या हो गए, इंश्योरर। बजाज एलायंस, ये सब नाम सुना है ना, ये सब इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और आप होते हैं इंश्योरेंस खरीदने वाले, उसका प्रीमियम पे करेंगे। अब ये कंपनी क्या कर रही है, यहां बेच रही है, उल्टा इनसे प्रीमियम ले रही है। ठीक है, ये इनके किस चीजों को ले रही, इनका जो रिस्क है, जो इनको खतरा आएगा उसको कम कर रही है, उसके बदले में ये इनसे प्रीमियम ले रही है। अब इसके पास जो पैसे आ रहे हैं, अब वो पैसे तो कहीं इन्वेस्ट करेगी ना। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, जो पैसे इनके पास आते हैं वो पैसे को इकोनॉमी में मोबिलाइज करती हैं। ये इकोनॉमी हो गई, डिफरेंट सेक्टर्स हो गए जो लोन लेते हैं। जैसे सड़क बनाने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसे लोन चाहिए तो वो इस कंपनी से लोन ले लेगी। किसी बैंक को लोन चाहिए लोन बांटने के लिए तो वो इससे लोन ले लेगी, या किसी अदर सेक्टर को, सरकार को कुछ लोन चाहिए तो भी वो इस इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगी, या ये कंपनी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करके भी पैसे कमाएगी। अब इसके पास पैसे तो हैं ही, और काफी लॉन्ग टर्म के लिए कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसियां होती है ना। लाइफ इंश्योरेंस हो गई, पूरे लाइफ भर आप प्रीमियम भर रहे हैं और आपको कुछ नहीं हुआ, वो पैसे तो इसके पास सेव हो गए, इसको कुछ देना नहीं पड़ा ना। कई टर्म प्लान होते हैं जिसमें लास्ट एंड में कुछ देना ही नहीं होता। टर्म प्लान में कई तरह के प्लान होते हैं। जीवन बीमा निगम है, 20 साल 25 साल बाद आपको ले जाके पैसे देगी, तब तक तो उस पैसे की वैल्यू ऑलरेडी उतनी हो चुकी होगी और वो इन्वेस्ट करके पैसे कमा रही होगी। लोन देगी तो उससे पैसे कमाएगी नहीं, ये वो यहां से भी पैसे कमा रही है और यहां से भी पैसे कमा रही है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास काफी पैसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को। गवर्नमेंट को जरूरत हो, प्राइवेट सेक्टर को, जिसको भी लोन की जरूरत हो वो वहां उस सेक्टर को लोन देती है और इससे ये पैसा बनाती है और उस पैसे को फिर जब वो रिटर्न करती है लोगों को तो रिटर्न कर देती है और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस देखो। एक तो जो इंश्योर्ड के पास, एक तो इनका खतरा वगैरह कम हो रहा, जो हो ही रहा, इनके जो सेविंग्स हैं ये क्या हो रही है, इकोनॉमी में मोबिलाइज हो रही है। अगर ये पैसे सेव करना चाहते हैं तब भी इनको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम बाद इनको ये पैसे मिलेंगे, ठीक है मिले कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो इनके छोटे छोटे पैसे ये सेव करना चाह रहे थे वो पैसे सेव तो हो रहे हैं, लेकिन वो पैसे सेव कहाँ हो रहे हैं, इसके पास, और ये पैसे इकोनॉमी में मोबिलाइज कर रहा है। पैसे एक जगह स्थिर नहीं है, इससे इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ऑन पेपर है कि ये पैसे आपके हैं, आपकी सेविंग है, आपको टाइम पे मिल जाएगा जब टाइम ड्यू होगा। लेकिन उस बीच में उस पैसा का यूटिलाइजेशन पूरी क्लास कर रही है, सभी उस पैसे से फायदा उठा रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगी, पॉवर्टी सेक्टर में अगर इकोनॉमी में कोई पॉलिसी चल रही वहां काम होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम जरूरत पड़ी तो वहां काम होगा, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। अब
जब ये चीजें यहां से जॉब ऑफ क्रिएट होने लगेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी लोगों को, तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा कलेक्शन होगा, जॉब वगैरह टैक्स ज्यादा कलेक्शन होगा। और गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर वगैरह पे, जैसा भी मैंने बताया पहले ही, अगर कोई हेल्थ सेक्टर से बीमा ले रखा है तो गवर्नमेंट की बर्डन, फिजिकल डेफिसिट हेल्थ सेक्टर पे खर्चा कम हो जाएगा ना। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे आपके एक्सीडेंट होता, कुछ होता, उसका खर्चा कम हो जाएगा। किसानों को अगर बीमा हुआ रहेगा तो किसानों पे फूड शॉर्टेज जो सोसाइटी में हो सकती है, या कहीं पे भुखमरी जैसी कंडीशन हो जाए, या सुसाइडल टेंडेंसी, जो किसानों की आत्महत्या वाली समस्याएं आ जाती हैं बीच बीच में, वो सब लोन के कर्ज की वजह से ये सब समस्याएं नहीं आने पाएंगी। इकॉनमी अपनी प्रॉस्पेरिटी उसकी बढ़ेगी। और दूसरा, जो भी लोग इंश्योर्ड होंगे, मान लिया आप कोई इंटरप्रेन्योरर हैं, इंटरप्रेन्योरर आप हैं, आपको अगर ये सिक्योरिटी मिल जाए कि आप अपना जो बिजनेस करेंगे, अगर उसमें कुछ मान लिया अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपको वो फंड मिल जाएगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा। जैसे कोई दुकान खोला आपने, उसके सारे सामान का इंश्योरेंस आपने करा दिया, आप इस रिस्क से फ्री हो गए, अगर कल को चोरी या आग लगती है या कुछ लगती है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो आप इस दुकान को और बढ़ाएंगे ना, इस बिजनेस को और बढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक रिस्क से फ्री हैं, आप फ्री होकर बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को हर जगह यूटिलाइज, ट्रांसपोर्ट करना है, कोई ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, पीलीभीत से कोई चीज ट्रांसपोर्ट किया लखनऊ के लिए और इसका इंश्योरेंस करा रखा है, वो फ्री है। बाई चांस अगर बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसको ये पैसे मिल जाएंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आएगा वो थोड़ा रिस्क से फ्री हो जाएगा ना। अब सारी गाड़ियों को तो एक्सीडेंट नहीं होता ना, 100 गाड़ियां चलती, किसी एक का हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, कोई वजह से हो गया तो ना, बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी इससे प्रीमियम ले ही रही है ना, उसको फायदा हो ही रहा। अब बाकी इनको भी फायदा ये है कि ये फ्री होके अपना काम कर सकते हैं रिस्क से। इनको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे लॉस हो गया तो क्या होगा, हम कहाँ से लोगों को देंगे। अगर इनके पास इंश्योरेंस का सपोर्ट ना हो तो इनकी कंपनी एक ही लॉस में पूरी तरह बैठ जाएगी। इनके पास इतने पैसे रहेंगे क्या? कई लोगों की ये कंपनियों के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं बहुत बड़े, तो इनका अगर लॉस एक जगह हुआ तो क्या ये इतना पैसा दे पाएंगे किसी को? नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए पूरी इकोनॉमी क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कोई भी एक सेक्टर जरा सा डिसबैलेंस होता है, इकोनॉमी में अफरा तफरी मच जाती है। तो उस अफरा तफरी को रोकने के लिए सरकारें उस पर बीच बीच में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है सेक्टर वाइज। बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन है? आरबीआई है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इरडा है। सेबी है सेकेंडरी मार्केट के लिए। समझे? तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस कहां कहां पे नजर आई। एक तो सेविंग मोबिलाइज कर रहे हैं, फिजिकल राजकोषीय घाटा को एक्चुअली में कम हो जाएगा, और जॉब क्रिएशन में, पॉवर्टी एलिवेशन में, लोगों के हेल्थ में, जॉब क्रिएट करने में, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में। अब बाहर से जो कंपनियां आए, अगर उनको इंश्योर रहे एफडीआई, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई कंपनी बना रहे हैं, अगर उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड रहेगा तो कुछ लॉसेस भी अगर उन पे होंगे तो वो बियर कर लेंगे। आप किसी, मान लिया यूपी स्टेट के हैं, आप कहीं साउथ साइड में गए इन्वेस्ट करने, और वहाँ के लोकल लोगों से आप अवेयर नहीं है, आप अपना बिजनेस फैला रहे हैं, किसी वजह से आपकी कंपनी पे कुछ अटैक हुआ या कुछ नुकसान हो गया, आपको पता है वहाँ पे नुकसान रिकवरी हो जाएगी, हम सरकार के थ्रू प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे सरकार पे भी ऑब्लिगेशन आ जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपके सपोर्ट में अगर किसी लॉ एंड ऑर्डर या सरकार के फॉल्ट की वजह से आई है तो सरकार उन चीजों को सुधारने का प्रयास करेगी, क्योंकि सारी सेक्टर इकोनॉमी की इन्वॉल्व हो रही ना। यहाँ अब तक क्या था, सिर्फ आपका लॉस था, अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का भी लॉस है, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं ना कोई लॉस होने पे। तो ये यहाँ पे ये अब क्या हो गया, एक तरह से एक ग्रुप टाइप का हो गया, कई लोगों को लॉस हो रहा है एक साथ। तो इसमें सरकार को इन सब चीजों पे सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी को मेंटेन करना है। तो इस लॉस को आगे से ना होने पाए उसकी फिर गाइडलाइन जारी होंगी और उस पर नए कानून बनेंगे और भी चीजें आएंगी। समझे किस तरह से इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें?
एफडीआई का 49% एक्चुअली में, जैसे बाहर की कंपनियां यहाँ आके इंश्योरेंस कंपनियां खोलें अपनी, तो वो इंश्योरेंस कंपनियां जब खोलेंगी यहाँ इंश्योरर वाला, तो उनके पास पैसे आएंगे। अब सबको पता है अभी इंश्योरेंस सेक्टर बूम कर रहा है धीरे धीरे। पहले तो अभी नीचे वालों को तक, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों तक तो नहीं है पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का, लेकिन जहां तक है इनको फायदा ज्यादा है ना। और कई बार इंश्योरेंस सेक्टर का ये समस्या हो जाती है, बाहर से जब कंपनियां इंश्योर करती हैं, गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पावर ना होने की वजह से कहीं कुछ फॉल्ट आया तो ये पैसे पे नहीं करती हैं, इसीलिए सरकार ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। जब एक बार भोपाल वाली त्रासदी हुई थी, उसमें कई इंश्योरेंस कंपनियां थी, कुछ पेमेंट का उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। इवन जब अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं, यहाँ पे भी इंश्योरेंस सेक्टर का अगर किसी पावर प्लांट में कोई समस्या आई, जिसको लॉस होगा उस पावर प्लांट की वजह से, उसमें कुछ इंश्योरेंस की भी भूमिका रहेगी। सबको आपको वो फंड देने पड़ेंगे उस लॉस के। इस पे बहुत डिबेट चली थी, आपको करंट का इशू ढूंढेंगे तो आपको वहां पता चलेगा। तो उसमें कई बार इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था, वो चीजें आए तो, लेकिन जो कंपनी लगाएगी यहाँ पे पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो कंपनी कह रही है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें। मान लिया कोई एक्सीडेंट हो जाता, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, या कोई क्या कहते हैं भूकंप आ जाए या कोई और डिजास्टर आ जाए उस रीजन में, तो हम कहां तक सबका पे करेंगे, हम तो पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये चीज हुई थी 1984 में, जब भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी है? कौन सी गैस थी उसमें? यस। तो उसमें जो कंपनी इन्वॉल्व थी उससे ये कहा गया जिन लोगों को लॉस हुआ आप उसको पे करिए, लेकिन वो कंपनी बाहर की इंश्योरर थी, तो इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ नहीं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को ओपन किया है इंश्योरेंस सेक्टर में, सभी सेक्टर्स को पूरी तरह ओपन नहीं कर रही है। और कुछ चीज़ों को रेगुलेट गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से है, कुछ स्वचालित रूट से है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या नहीं समझ आया बताओ? अभी 49% कर दे। ओवरऑल सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर अगर $100 बिलियन है, अब 74 बिलियन परसेंटेज में, 74 बिलियन जो क्षेत्र जिस एरिया से आ रहा है उस एरिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सारे 100% हो जाए तो सारे क्षेत्र ओपन हो गए, कहीं पे रोको, मतलब यस, उन क्षेत्रों में ही इन्वेस्ट कर सकता है। और वो भी कहीं पे स्वचालित रूट है, वो सेक्टर्स डिफाइन करती है सरकार। इरेडा नहीं, एक्चुअली में फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो वहां पे फेरा और फेमा वाला कॉन्सेप्ट है ना, और कॉर्पोरेट कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है इसमें। फेरा, फेमा, कॉमर्स मिनिस्ट्री सबकी टीम बैठती है, इरेडा भी बैठती है। इरेडा तब रोल में आएगी जब वो आके इन्वेस्ट कर देंगे। इरेडा कब रोल में आएगी? रेगुलेटरी करेगी ना, जब आप इंश्योरेंस सेक्टर बन गए। जब तक नहीं बने हैं आप हमारे यहाँ के, तब तक हम नहीं आएंगे इंटरवेंशन करने। सिर्फ हमसे जो इनपुट लिया जाएगा, जो एक कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ज्यादातर ये सब डिसीजन डिसाइड करती है, उसमें कितना एक्सपेंशन करना है कितना नहीं, तो वो बजट में फिर जाके अनाउंस होता है। ठीक है, तो ये सब सेक्टर, ये इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस का। इरेडा स्टैट्यूटरी बॉडी अपने आप में है। मंत्रालय तो वैसे वही देखेगा क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट इरेडा अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे आरबीआई है ना, आरबीआई भी स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, वित्त मंत्रालय का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए ना, वैसे ही ये भी। लेकिन सब फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं तो ओवरऑल कंट्रोल वैसे रहता है, मिनिस्ट्री वही रहती है। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंस लिखाने की जरूरत है क्या? लिख लोगे? लिखो मोबिलाइज सेविंग,
मोबिलाइजिंग सेविंग्स, बचत को मोबिलाइज करना या प्रोसेस करना, क्या कहोगे मोबिलाइज करना को? कोई चीज मोबिलाइज की जा रही मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा रही है। हर जगह अंग्रेजी आ जाती है। मोबिलाइजिंग मतलब नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? मोबिलाइजिंग मतलब किसको किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया? मोबिलाइज मतलब करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करना, स्थानांतरण। रिसोर्सेज मतलब मोबिलाइज सेविंग्स, क्या बचत को, जो आपका बचत है वो कहां चला गया? इंश्योरर के पास है। विनिमय, विनिमय, विनिमय नहीं कह सकते, मोबिलाइजिंग वो कर लिख दो। मोबिलाइज रिसोर्सेज लिखो, ज्यादा अच्छा है। ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, हस्तांतरण। अगला, फिजिकल बर्डन को रिड्यूस करता है। फिजिकल मतलब होता है राजकोषीय। राजकोषीय बर्डन को कम करता है। कई सोशल सिक्योरिटी के लिए जो स्कीमें चलानी पड़ती हैं वो सबका बर्डन कम हो जाएगा ना सरकार पे इंश्योरेंस होने से, हैं? क्या आया समझ में? जहां नहीं समझ में आया बता देना हिंदी। वित्तीय सेवाओं का विस्तार होता है ग्रामीण क्षेत्रों तक। एंटरप्रेन्योरर को हिंदी में क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरर, एंटरप्रेन्योरर को क्या कहते हैं? उद्योगपति नहीं कहते, उद्यमी ही कह सकते हैं। उद्यमी को बोल्ड और बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। उद्यमी को, एंटरप्रेन्योरर को बोल्ड और बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म लोन मिल जाता है इनसे। बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म लोन मिल जाता है इनसे। फैमिली मेंबर्स को सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। परिवार वालों को क्या मिल जाता है? सामाजिक सुरक्षा। मान लिया हम जॉब कर रहे हैं, हमने कई करोड़ का इंश्योरेंस अपना करा रखा है, हमें कल को कुछ हो जाए तो हमारे परिवार वालों को उसका बेनिफिट, उन्हें समाज में सोशल समाज सुरक्षा मिल जाएगी ना। इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट अराउंड 290 बिलियन डॉलर की है, 290 बिलियन डॉलर की लगभग। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर की साइज क्या है मार्केट की पता है? 290 बिलियन डॉलर के आसपास इस समय। 290 बिलियन डॉलर। बिलियन क्या हुआ? तुम लोग पीछे क्यों देख रहे हो?
बिलियन डॉलर, बिलियन, मिलियन नहीं। 1 बिलियन में कितने लाख होता है? बिलियन 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन होता है ना? 10 करोड़ कि 100 करोड़ बराबर? 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। यार 1 मिलियन का 10 लैक्स, ठीक है। 10 मिलियन का 1 करोड़ होता, 10 मिलियन का 1 करोड़, 100 मिलियन का 10 करोड़ का 1 बिलियन होता है ना? 100 करोड़ होते हैं। अच्छा, 100 करोड़ होते हैं 1 बिलियन। बिलियन मिलियन कहाँ के नॉमेनक्लेचर है? हैं? अमेरिका की। जैसे कोई नागरिक जैसे बीमा करा रखा है, बाद में उसने कुछ काम करा कि देश से आने वाली घोषित कर दिया तो मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे लोग सरकार ने आतंकवादी बना दिया, घोषित कर दिया, उसके सारे अकाउंट सीज हो जाते हैं ना। पैसे तुम्हारे जो अकाउंट में रखे रहेंगे वो सीज हो जाएंगे। वो कोर्ट के ऊपर डिफाइन करेगा। अब वो कोर्ट के घोषित करने से नहीं, कोर्ट के द्वारा जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता, कोर्ट डिसाइड करेगी क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या क्या। अब इसमें कई लॉ लागू होंगे, कितना फाइनेंशियल बर्डन, क्या मिलेगा क्या नहीं। अब जैसे आजकल अगर इलीगल वे में तुमने पैसे जुटाए हैं, वाइट मनी है, तब तो नहीं ले सकती सरकार। ब्लैक मनी है, कहीं से फंडिंग आई हुई है। इंश्योरेंस के टाइप लिखो, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। बीमा के प्रकार, बीमा के प्रकार में एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक जीवन बीमा हो गया और एक सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस। क्या हुआ? जीवन बीमा जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ हो, बीमा धारक का। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस में लिखना, जीवन बीमा एक सम ऑफ मनी पे करती है जो जैसा बीमा आप करवाए रही है, ठीक है। कब? जब उस बीमा धारक की डेथ हो जाए, या सेट पीरियड ऑफ टाइम कुछ होता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल का बीमा। वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको एक सम ऑफ अमाउंट मिल जाता है। जीवन बीमा में आपको पैसे कब मिलेंगे? या तो डेथ हो जाए या वो समय पूरा हो जाए। ये भी सही है। हमारी नींद नहीं पूरी हुई है आज, लग रहा है। अब लाइफ इंश्योरेंस में 3-4 तरह के बीमा हैं। एक है, वैसे इनको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में। एक है, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। एक इंडाउमेंट, होल लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो ये हम लिखवा नहीं रहे हैं। 4 तरह के हैं लाइफ इंश्योरेंस में।
एक टर्म इंश्योरेंस है, एक इंडाउमेंट है, और एक होल लाइफ इंश्योरेंस है, और एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। ये एक्चुअली में ना यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो आप इंश्योरेंस सेक्टर वाले एग्जाम होते हैं ना, बैंक वाले, एलआईसी के, इन सब के एग्जाम होते हैं ना, वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के बारे में लिख लो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ऑफ इंडिया पूरी तरह गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, थी, अब नहीं है, थी। 1956 में बनी थी ये। कब की गई थी राष्ट्रीयकरण इसका? 1956 में। एलआईसी 1956 में। इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। 56 गोला बनाओ सर्किल, एलआईसी लिखो और उसके बाद सामने लिखो 1956। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसीलिए तो मैंने कहा अब नहीं 100% थी, लिख बोला ना मैंने। 2018 में नहीं, अच्छा इसे मत लिखो, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे जब इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला, सोशल सिक्योरिटी का बढ़ावा देना लोगों के बीच में, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के मैसेज को बढ़ाना लोगों के बीच में, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के द्वारा। दूसरा, लोगों के बचत को के निर्माण में मोबिलाइज करना, राष्ट्र निर्माण में मोबिलाइज करना। उनके बचत को मोबिलाइज करना, वही बचत मोबिलाइज इंपॉर्टेंस लिखा ना आप लोगों ने। लोगों के बचत को कहां पे यूटिलाइज होगा? राष्ट्र के निर्माण में। – 2020 में यूनियन बजट 2020 में एलआईसी को पब्लिक कंपनी बनाने का स्टार्ट किया गया। इसका आईपीओ जारी हुआ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जारी किया गया। और ये क्यों हुआ? आर.एन. मल्होत्रा की कमेटी कब आई थी? 1993 में। उसके लगभग 27 साल बाद ये सब काम हो रहा है। मतलब कोई कमेटी आज बन रही थी, इसका रिजल्ट आज नहीं आ गया, हो सकता है कई साल बाद आए। आर.एन. मल्होत्रा की कमेटी, प्राइवेटाइजेशन की बात कही थी ना उन्होंने। सरकारी निवेश 95% अभी भी है, पीएसयू सेक्टर भी है। अब ये सुन लो, तुम लोगों को ये लिखना है जो जो स्कीमें इंश्योरेंस से रिलेटेड सरकार चला रही है, लाइक आम आदमी बीमा योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और ओल्ड वृद्धा पेंशन वायु योजना कुछ चलाती है, वयोवृद्ध योजना, वृद्धा पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सब योजनाओं के बारे में आपको खुद से पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। अब आगे लिखिए, पब्लिक सेक्टर को हिंदी में क्या कहते हो? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस
कंपनीज, कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कौन कौन सी हैं? इसमें अब समझने को कुछ रहा नहीं, इसमें सिर्फ आपको फैक्ट याद करने हैं, क्योंकि आपको इंश्योरेंस सेक्टर समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। उसके बाद उसमें जो फैक्ट हैं थोड़े बहुत वो याद करने हैं। आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा साइकिल में इंटरमिंगलिंग है इकोनॉमी में, सब कुछ, कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है। ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं फील हो रहा अभी तक? हो रहा है ना? सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक चीज फेल हुई दूसरी चीज फेल, मतलब गाड़ी जो चल रही है चारों चक्के बैलेंस होने पे ही चल सकती है। सब जुड़ा हुआ ना एक दूसरे से। और जो जैसे अगर कंटिन्यूअस आप ना पढ़ते रहो इकोनॉमी, आप सोचो कि बीच में आके कूद के हम पढ़ लें, तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें कहां से कैसे लिंक कर गई। इंटरलिंकिंग, और ये भी हम बता रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम पे इंटरलिंकिंग नंबर्स बहुत ज्यादा गेन कराता है। हर चीज़ों के एप्लीकेशन, आप चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक इकोनॉमी, एथिक्स, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी ये सब ना हो तो क्या इकोनॉमी वर्क करेगी? नहीं कर पाएगी। राज्य व्यवस्था अच्छी ना हो, इकोनॉमी काम करेगी? नहीं करेगी। हिस्ट्री आप ना पढ़े हो, हिस्ट्री में ज़्यादातर लड़ाइयाँ किसके लिए हुई? इकोनॉमी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसी के लिए तो हुई। हिस्ट्री आपको ना पता हो कि पिछली इकोनॉमी में जब टोकन करेंसी किसने चलाई थी जो फेल हो गई थी पूरी तरह से? हिस्ट्री में पढ़े थे मेडिवल हिस्ट्री में? मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी चलाई थी ना। उस समय करेंसी का सिस्टम क्या था, क्या इकोनॉमी किस तरह की चल रही थी? तो ये सब चीजें जब आपको पता रहेंगी तो आप अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसियां पब्लिक के सामने और अच्छे से इकोनॉमी अपनी मैनेज कर सकेंगे। आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री में इंटरकनेक्टेड, उस समय राजा की सोच कैसी थी, राजा क्या सोचता था, व्यापारियों को कितना, कभी भी देखे होगे व्यापारी वर्ग को कोई राजा टच नहीं करता है किसी भी शासनकाल में। टैक्स ऊपर नीचे करता था, लेकिन व्यापारी वर्ग हमेशा उन सबसे अलग रहते थे। कभी भी देखना अलग अलग सिटी डेवलप रहती थी व्यापारियों की, और वहां पे कोई राजा, वहां से पैसे आते हैं इसलिए सब राजा चुप, कोई भी राजा आए जाए कोई मतलब नहीं, उन्हें बिजनेस करना है बस। सारे जितने बिजनेस के, अपना जो देश गुलाम हुआ, क्यों गुलाम हुआ? रॉ मटेरियल के लिए, सब बिजनेस के लिए ही तो यहाँ पे आए थे। अब वो सारे फैक्टर्स मत जाओ, हम इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं यार, हमें भी अभी इकोनॉमी से रिलेट कराना है ना, हम तुमको इंटरलिंकिंग अभी बता रहे हैं। अब एक एक फैक्टर पे हम जाएंगे तब भी एक एक फैक्टर वो जो निकल के आएगा उसी से निकल के आएगा। यहाँ पे राजा क्यों आपस में लड़ते थे? अगर अच्छे खासे मजबूत होंगे, किसी के पास पैसा खूब ज्यादा होगा तो क्यों लड़ेगा किसी से? विस्तार रिसोर्सेज बढ़ जाए ना, क्या इकोनॉमी आई ना, देख लो हर जगह इकोनॉमी इन्वॉल्व है। क्या इकोनॉमी के लिए ही तो लड़ाई होती थी? राज्य की सत्ता बढ़ा के करोगे क्या? राजा बनना क्यों है? बनना क्यों है राजा? है? हुकुम कब चलेगा? जब आपके पास पैसे होंगे ना। राजा बन जाओ, पैसे ना हो तो पब्लिक आपकी सुनेगी? किराया, लोगों की सैलरी कहां से दोगे? राज व्यवस्था कैसे चलेगी? हाँ, आपके जितने सैनिक रहेंगे सब भाग जाएंगे छोड़ के, कोई दूसरा ज्यादा पैसा दे दिया, बगावत कर देगा ना भाई। अगर उनकी पूरी सेना खरीदी जा सकती है, पैसे हो आपके पास तो। यही तो होता था वहां पे। क्यों राजा हार जाता था? जब वो अपनी सेनाओं का ढंग से ध्यान नहीं रखता था तो उसकी सेना की पता चला आधा टुकड़ी दूसरी सेना के साथ मिल गई। लिखो 1948 में ESIC
ESIC 1948 ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हम जनरल इंश्योरेंस कंपनियां लिखवा रहे हैं ना। ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसके अंडर में? लेबर मिनिस्ट्री के अंदर में है। इसका काम क्या है? सेलेक्टेड वर्करों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है अपना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ाया था मैंने। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको क्या करता है? ESIC करा दिया जाता है। जिस भी कंपनी में 10 या 10 से अधिक वर्कर हैं, उनको ESIC कराना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइयों का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ESIC किसके अंडर में है? लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है। कब बनी? 1948 में। किसके लिए काम करती है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय। अगला ईयर लिखोगे 1957। 57 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट, ये नाम है सबके उस कंपनी के। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1957 में बना। 1957 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में है। अब आपको ये पता होगा इसके नाम से क्या लग रहा है? निर्यात की जाने वाली, जो निर्यात करने वाली कंपनियां होंगी या जो निर्यात करेगा, निर्यात के बिजनेस में होगा, उसको ये बीमा प्रोवाइड करेगी, उनका बीमा करेगी ना। अब देश से बाहर आप कुछ निर्यात अगर कर रहे हैं तो उनको बीमा सुरक्षा कौन देगी? ये कंपनी देगी। अलग अलग सेक्टर बांट दिया जा रहा है ना। लिख लो, लिख लो किसको ये बीमा देगी। साफ नाम से ही हो रहा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट। यार तो क्या करें, नहीं समझ में आया होगा लोगों को तो। अगला 1961 1961 DICGCI एक्ट। कल ही तो लिखवाया था मैंने, कल या परसों लिखवाया था इसको। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गारंटी ऐसे कुछ करके लिखवाया था। DICGCI एक्ट। इसमें जो है, आप जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं ना बैंक में, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर बैंक फेल हो गया तो आपके पैसे जो वापस होंगे वो इसी इंश्योरेंस के तहत होंगे। इसमें 5 लाख तक की लिमिट है। पहले 1 लाख थी, अभी 5 लाख हो गई। मतलब 5 लाख तक आप सेविंग अकाउंट या बैंक में रखे हैं तो वही वापस होगा आपका। आप उससे ज्यादा पैसे रखे हैं तो डूब गया बैंक तो गया। ठीक है बेटा। 5 लाख तक का जो सेविंग अकाउंट में आपके अमाउंट रहेगा वही इस इंश्योरेंस के तहत कवर होगा। बताओ, लिख लिए ना। अगला
1972 जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट, सामान्य बीमा राष्ट्रीयकरण एक्ट कहते हैं इसको, पता नहीं, ये हिंदी हमें नहीं पता एक्चुअली में इसकी। जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। ये एक्ट का नाम है बिल का, जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन। 107 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जीआईसी और इसकी 4 सब्सिडरीज के द्वारा टेक ओवर कर ली गई। 107 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां किसके द्वारा? जीआईसी के द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसकी 4 सब्सिडरी के द्वारा टेक ओवर कर ली गई। अब इसकी 4 सब्सिडरी कौन कौन सी हैं लिख लेना। टेक ओवर मतलब समझते हैं ना आप लोग, मतलब मर्ज कर ली गई ना। लिखो, अब लोग कितनी जल्दी बात करने का मौका पा जाते हैं यार। लिखो 4 सब्सिडरीज। नेशनल इंश्योरेंस, लिखो पहला नेशनल इंश्योरेंस, दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, तीसरा यूनाइटेड इंडिया, चौथा ओरिएंटल। अगला लिखो 2002। अब 2002 में आ जाओ। 2002 में क्या आया? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आई, AIC। ये किसके द्वारा फॉर्म की गई? ऊपर जो जीआईसी और 4 सब्सिडरी लिखे वो प्लस नाबार्ड ने मिलके इसे बनाया। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेगी इंश्योरेंस कंपनी। ये री इंश्योरर का काम करती है कि जितनी कंपनियां हम लिखा रहे हैं। बजट 2018 में एक प्रोविजन और आया, जो ऊपर 4 सब्सिडरी लिखे हो ना, उसको मर्ज करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक मर्ज नहीं हुआ। मर्ज करने की बात कही गई है 2018 बजट में, लेकिन अभी तक वो मैटेरियलाइज नहीं हुआ है। वो जो चारों कंपनी के नाम लिखे ना सब्सिडरी, जीआईसी और उसकी सब्सिडरी उप कंपनियां, – 2012 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। कुछ वाक्य दिए हैं, ठीक है, हम वाक्य बोल रहे हैं। पहला है होटल और रेस्टोरेंट, दूसरा है मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जो मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर में हो, ठीक है। तीसरा न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, चौथा है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इनमें से किन किन में ईएसआईसी, जो एम्प्लॉय, अभी ईएसआईसी लिखा है ना सबसे पहले 1948 वाला, किन किन पे एप्लीकेबल होगा?
किन किन एम्प्लॉइयों को ESIC के तहत बीमा दिया जाएगा? प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले वर्कर हैं। उसमें ESIC में बताया था ना 10 या 10 से अधिक वर्कर। होटल एंड रेस्टोरेंट होंगे ही, प्राइवेट मेडिकल भी होगा, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी होगा। क्यों, कोई कॉलेज में 10 से ज़्यादा काम लोग नहीं करेंगे? न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट में भी हो सकता है, लेकिन हमारी समझ से UPSC ने न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट को काउंट नहीं किया था। पत्रकारों हमारे यहाँ, यस, वही चक्कर से थर्ड वाले को काउंट नहीं किया था UPSC ने, इसलिए 1, 2, 4 था। लेकिन वैसे होने चाहिए चारों, क्योंकि न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट में प्रिंटिंग प्रेस और इन सब के वर्कर तो होते ही हैं। बाकी आंसर तुम लोग देख लेना, CSE 2012 का क्वेश्चन है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी 2020, आयुष्मान भारत, ये सब स्कीमें हैं, ये सब स्कीम है और इन सबको पढ़ के आना है, लिखना नहीं, अपने तरफ से नोट बना लेना सब लोग। आयुष्मान भारत स्कीम की जरूर नोट्स होने चाहिए सबके पास। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में 2 स्कीमें और कवर होंगी। आयुष्मान भारत के बारे में तुम लोग पढ़ के आना कल। दो 2020 में CDS में क्वेश्चन आया था आयुष्मान भारत में, कौन सा फीचर आयुष्मान भारत का नहीं है? ठीक है, फीचर्स मतलब पता है ना, मतलब उसके पैरामीटर नहीं है। अब उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन पहला दिया था, यहां पे फैमिली साइज और एज मैटर नहीं करता, कोई कैप नहीं है, ऐसी बात कही। स्कीम एक्चुअली में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और बाद में दोनों खर्चे को बियर करता है, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी पेड करता है, मतलब हॉस्पिटल तक जाने तक का खर्चा भी। और ये 10 लाख पर फैमिली कवर करता है बेनिफिट। फैमिली की साइज में कैप है दादा। फैमिली की डेफिनेशन क्या है पता है? फैमिली की डेफिनेशन क्या है? अब तुम 10 बच्चे पैदा कर लो तो थोड़ी वो होगा यार। फैमिली कैपिंग, बुरा मत मानना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, जो फैमिली की डेफिनेशन होती है, फैमिली की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उनका कवर होगा। फैमिली मतलब जब भी आता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है गवर्नमेंट की, कैपिंग है इसमें। वैसे सबसे एक्चुअली 5 लाख तक का कवर है, तो लास्ट वाला ही नहीं है। कौन सा फीचर नहीं है? तो देखो इसमें एक्चुअली में सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं, बाकी तुम्हारा भी सही है, कैप नहीं है फैमिली साइज में, एक फैमिली मेंबर। लेकिन एक्चुअली में फैमिली की डेफिनेशन यहाँ पे है, वो फैमिली की डेफिनेशन में पूरा होना चाहिए। फैमिली की डेफिनेशन में ये है कि 2 बच्चे, माँ बाप और दोनों बच्चे, और उसके आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली, सबका अलग। एक फैमिली कैसे काउंट करोगे? फैमिली का कवर 5 लाख दे रहे हैं ना वो, जिसका बना उसके लिए 5 लाख है। नहीं, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, फैमिली के लिए आयुष्मान भारत में। जिसका बनाएगा उसके लिए 5 लाख है। पढ़ना फिर
फैमिली वाइज है, सामूहिक रूप से फैमिली। तुम्हारी फैमिली में तब दूसरे को नहीं मिलेगा अगर तुमको मिल जाएगा। हैं? फैमिली में केवल माता पिता और बच्चे, हाँ, बच्चे जितने भी हो सारे इंक्लूड हो। अब ये पढ़ना स्कीम हमने कह दिया ना, अब पढ़ के आना प्रोविजन, ठीक है, उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कुछ अभी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी लिख लो, इसके बारे में भी पढ़ के आना है। अरे 2-3 दिन में पढ़ना, कंपलसरी नहीं है। फिजिकल टेस्ट में ये भी तो आ सकता है। री इंश्योरेंस मतलब होता है, देखो री इंश्योरेंस एक कंपनी जैसे जीआईसी बनाई गई ना, री इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस कंपनी वो होती है जैसे सब लोग बीमा धारक हो गए, यहाँ पे एक कंपनी ने आप लोगों को इंश्योरेंस दिया, अब उस कंपनी को भी इंश्योरेंस चाहिए, मतलब अब सब लोगों को बीमा देना पड़ गया, उस कंपनी के लिए भी घाटा हो जाएगा ना, तो वो कंपनी भी किसी से अपना इंश्योरेंस कराती है। हाँ, तो वो क्या हो गई, वो जो कंपनी उस कंपनी को इंश्योरेंस दे रही है वो री इंश्योरर हो गई, समझे। मान लिया चरण ने यहाँ सबको बीमा दिया है, इनकी एक अपनी कंपनी है, अब चरण ने सबको बीमा दे दिया है, लेकिन चरण को भी तो खतरा है कि सबको एक साथ जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे। तो चरण जाएंगे अपना फिर से इंश्योरेंस करा लेंगे जावेद के पास, जावेद री इंश्योरर कंपनी खोले बैठे हैं जीआईसी। हाँ, इन्होंने अपना भी, ये क्या किया, ये री इंश्योरेंस इनको प्रोवाइड हो गया। तो ऐसा काम जीआईसी करती है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इंश्योरर कंपनी है, समझे। अब यार और क्या बचा इसमें, हाँ आईआरडीए के बारे में लिख लो। आईआरडीए कुछ पॉइंट तो लिख ही लिए हो इसके बारे में, आईआरडीए के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। अच्छा, एक नोट में लिख लेना वहीं ऊपर कहीं, IRDA के ऊपर एक होता माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो मतलब सूक्ष्म बीमा, 50,000 से कम का जो बीमा होता है वो क्या कहलाता है, माइक्रो इंश्योरेंस। अगर कहीं ये टर्म आ जाए तो आपको पता रहे। 50,000 से यार यही खड़े होके बोल रहे हैं 50 लाख, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है। अरे खान बज रहे हैं आजकल। माइक्रो ये जनरली किसके लिए होते हैं, बहुत छोटे मतलब पुअर सेक्शन सोसाइटी के लिए, पुअर सेक्शन सोसाइटी, वीकर सेक्शन है, संपत्तियां जिसकी किसी भी तरह का जो पुअर सेक्शन, ज्यादातर छोटे भी आ सकते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, पुअर सेक्शन के लिए। लोअर वैल्यूड एसेट भी, कुछ भी 50,000 से कम कुछ भी कह लो, बट बेसिक फंक्शन इनका किस पे फोकस किया गया। हाँ कान बात करना है कुछ लिखो, ऑर्गेनाइजेशन IRDA लिखो, मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट पे बनाना है ये,
ये बात लिख लेना। कमेटी की सिफारिश 1999 में 1996 में ये बना, 1996 में ये बना, 1999 में इसको सांविधिक निकाय का दर्जा मिला, 2000 में ये प्रचलन में आ गया, 2000 से काम करना चालू। जब भी ये पूछा जाएगा कब बना तो 2000 लिखना। 96 की सिफारिश करो। 93 की सिफारिश है। सेटअप एक्चुअली में 96 में किया गया था, बट कुछ काम नहीं कर रहा। जैसे सेबी 88-89 में बना था, पर एक्ट कब बना? 92 में जाके 93 से काम करना चालू किया। IRDA जब भी आएगा तो आपको 2000 लिखना, ठीक है। 96 में सेटअप हुआ, उसके बाद इसको कानूनी सांविधिक निकाय का दर्जा कब दिया गया? 99 में। और वो एक्ट लागू कब से हो गया? 2000 से। तो IRDA एग्जिस्टेंस में कब आया? 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। बाकी सेबी और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई। सेबी, LIC, RBI, SBI, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, मायानगरी। पैसे वालों को क्या हुआ? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। इसके चेयरमैन 5 साल के लिए या 65 साल, 5 साल या 65 साल, 65 साल की उम्र, 5 साल का ड्यूरेशन चेयरमैन, और 9 मेंबर होते हैं। टोटल 10 मेंबर हो गए। टोटल 10 मेंबर होते हैं इसमें। चेयरमैन को वापस फिर से चेयरमैन बनाया जा सकता है 65 साल तक। 65 साल की उम्र पास, जैसे 32 साल तक आप लोग दे सकते हैं ना जनरल वाले UPSC, उसके बाद नहीं दे सकते ना, ऐसे 65 साल तक ये उम्र क्रॉस तो कुछ भी चलेगा नहीं, सुना नहीं जाएगा। चाहे आपके 6 अटेम्प्ट बचे रहें, चाहे आपके एक भी ना हुआ हो। 65 साल बाद भी अगर आदमी को काम करना पड़े तो क्या जीवन मुश्किल? समय आएगा तो हम भी पूछेंगे। सही बोले, खाली बैठने से अच्छा जब तक हाथ पैर चल रहा है कुछ ना कुछ करो। बुढ़ापे में एंजॉयमेंट करोगे क्या? एक बंदा है वो मतलब उसका मतलब पूरा हो गया तो थोड़ा एंजॉय कर। कभी किसी चीज के समय को नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको पेंशन नहीं मिल रही है, बाई चांस, खुदा न खास्ता, बहुत से फैमिली या मम्मी पापा को क्या होता है, बाद में भी काम करना पड़ जाता है क्योंकि बच्चे सपोर्टिव नहीं होते या बच्चे सेटल नहीं हुए हो। जिनके पास सब है वो तो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इंजॉयमेंट में करोगे क्या यार? बोर हो जाओगे। बात बोर की नहीं है, सब कहीं घूमने जाना है, कोई बूढ़े उनको वो तो कभी भी यार, वो तो जॉब करते हुए भी जाते हैं। छुट्टी नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती छुट्टी? अरे मतलब उनको जो अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। साल भर में EL मिलती है 36 दिन की या 1 महीने की, 30 दिन की EL मिलती है नौकरी में, 9 CL मिलती है। आपको कहीं घूमने जाना हो, कहीं देखो, कहीं घूमने जाना या करना तब अच्छा लगता है जब आप कहीं काम में हो। आप हमेशा फ्री छोड़ दिया जाए, कहाँ घूमेंगे? पैसा रोज ही घूम रहे हो, रोज आपको सोने को मिल जाए तो आपको मजा नहीं आ रही है, लेकिन 10 दिन कस के काम लिया जाए, 1 दिन सोने को दिया जाए, बहुत रिलैक्स फील होता है। काम लिख लो इसका। IRDA का काम नहीं लिखोगे क्या? सब बैठ के रिलैक्स होके बात करने। ये लाइसेंस इशू करता है जनरल और री इंश्योरेंस कंपनीज को। लाइफ, जनरल एंड री इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस इशू करता है। RBI बैंकों को लाइसेंस इशू करता है ना, ये काम इंश्योरेंस कंपनियों को करेगा। ओम्बुड्समैन रहेगा ना। अगला ये अकाउंटिंग करेगा, सॉल्वेंसी देखेगा, मतलब दिवालियापन देखेगा कंपनी का,
ऑडिट करेगा, सारे रेगुलेशन वाले काम ये भी करेगा इंश्योरेंस कंपनी के। हाँ, सॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन। अगला लिख लो इसमें, IRDA जो है मेंबर है इसका, FSDC का। FSDC पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सब कुछ ज्यादातर इंस्टीट्यूशन किस लिए बनाए गए हैं? बैलेंस बना रहे इकोनॉमी में, सबको इंटरकनेक्ट किया गया ना। भूख लग रही है? अब खत्म कर लेते हैं यार इंश्योरेंस सेक्टर ही। अब लिख लो तुम लोग, क्या लिख के लाना? चैलेंजेस टू इंश्योरेंस सेक्टर, ये लिख के लाना है। टेस्ट है, टेस्ट से तो सारा हुआ बना दिया, मतलब टोटल 25-30 क्वेश्चन आने हैं। हमने पिछले महीने से कह रखा है पढ़ने, और तुम लोग तो यार पिछले साल से पढ़ रहे हो उसे। पिछले साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, इस साल पढ़ रहे हैं। और दुखद, हमारी मेहनत पे देखो कैसे लोग पानी फेरते हैं। चैलेंजेस टू इंश्योरेंस सेक्टर लिख लो। देखो ज्यादा कुछ है नहीं इकॉनमी, जो लोग अब पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा इकॉनमी आसान है, बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। लिंक होने लगता है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा गेस करो तो क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजन फॉर पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब विभेदन क्यों हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर क्यों नहीं गांव तक पहुंचा है, लोगों के बीच तक क्यों नहीं पहुंचा, इसका भी रीजन खोजना, सोचना। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि सोचने लायक है आपको सोसाइटी पे, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं। अभी 2-3 चीजें और बची हैं पेंशन वाली इसमें, PFRDA और NPS। उसके बाद कल हम SDG पढ़ाएंगे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट।